बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर के साथ साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको फंक्शंस भी जो है ना वो याद करवा दूं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होगा, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज होगी उसका पर्टिकुलर फंक्शन है, तो साथ साथ आपको फंक्शंस भी जो है ना वो याद हो जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके लास्ट पे मैं आपको रीडिंग करवा के बता दूंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं प्रॉपर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये बनाने में। अच्छा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोगों ने कॉमनली ये दो नाम सुने हुए होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग है इन एनिमल सेल, वाइल इन द प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया सेकेंड आउटर मोस्ट जो है कवरिंग वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब है कि दो तरह के सेल्स जो कि क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं और दूसरे कौन से हैं, यूकैरियोट्स, इन तमाम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट है। सेल थ्योरी की डेफिनेशन ही तब मुकम्मल होती है, सेल की थ्योरी जो है उसको पेश ही तब किया गया जब कहा गया कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसने लिविंग कंटेंट अपने अंदर रखा हुआ हो, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो वो क्या होगा? सेल होगा। सो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, इट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो पहली बात यह कि ये एनक्लोज करती है लिविंग मटेरियल को। साइटोप्लाज्म हो गया, उसको ये क्या कर रही है? एनक्लोज कर रही है। जो कंटेंट है सेल का उसको क्या कर रही है? एनक्लोज कर रही है। दूसरा, ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि इसमें से कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ चीजें जा सकती हैं। सेमी पोरस और सिलेक्टिवली परमिएबल और बैरियर के तौर पे काम करती है, कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को नहीं आने देती। तो यहां तक इसकी डेफिनेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में आए, कंपोजिशन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकायदा तौर पे 1972 हम 71 की जंग लड़ रहे थे, वहां पर जनाब जी आपके पास नाइकलसन जो है उन्होंने क्या किया, 1972 के अंदर सैंगर और नाइकलसन ने इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया और उन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर जो है ना ये वर्क करती है। इसका जो मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। फ्लूइड से क्या मुराद है? प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा जो है वो जस्ट लाइक फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मैनर या मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मैनर के अंदर जो है ना इसकी लिपिड बायलेयर, इसका जो फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है, ढांचा कौन बना रहा है? लिपिड की बायलेयर। लिपिड की दो तहें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक तह है, दूसरी तह ये है। अच्छा, ये इसका फ्रेमवर्क बनाते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स इंबेडेड हैं, प्रोटीन इसके अंदर धसी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप केक के अंदर बादाम लगा देते हैं, जैसे आप केक के अंदर कैंडल लगा देते हैं, तो इस तरह से ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन इनके अंदर क्या है? इंट्रैप्ड है, धसी हुई है, इंबेडेड है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मैनर। और ये प्रॉपर एक जगह पर नहीं है, ये जगह जगह पर है, सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर है। सो वी कैन से इट्स अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन तैर रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल ड्राई वेट देखें तो उसमें प्रोटीन का जो ना 50% होता है। ऑब्वियस सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने, तो सेल में भी प्रोटीन कितनी होती है? तकरीबन 50% होती है। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं कि ये लिपिड बायलेयर है और ये किस से मिलकर बनी हुई है? लिपिड की बायलेयर फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। फास्फोलिपिड से क्या मुराद है? तीन जो है वो फैटी एसिड्स हैं और एक उसके पास फॉस्फेटिडिक एसिड है। ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये प्लस माइनस, इस मीन कि ये हाइड्रोफिलिक एंड है इसका, और ये आपके पास क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। जो फोबिक है वो बेसिकली फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की टेल होती है, जो किधर मौजूद होती है? इनवर्ड। अगर आपको मैं यहां पे बना के दिखाऊं तो ये इसका पोलर एंड अपर साइड पर है, जिसको मैंने क्या कर दिया है? रेड से जो है वो किया है एनसर्कल। लेकिन जो इसका हाइड्रोफिलिक एंड है वो ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा होगा, वो इनवर्ड होगा। वो किधर होगा प्यारे बच्चों? इनवर्ड। अगर मैं यहां पे बनाऊं फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोफिलिक और ये टेल हाइड्रोफोबिक, इसी तरह से ये हाइड्रोफिलिक और ये आपके पास टेल हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक इनवर्ड होगा, हाइड्रोफिलिक जो है वो आउटवर्ड होगा। इसकी लोकेशन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, वी कैन से पोलर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो पोलर एंड जो है मेरा बेटा, एक तो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की तरफ होगा, यानी कि सेल के बाहर वाली जानिब होगा, और दूसरा क्या है?
इनवर्ड साइटोप्लाज्म के साथ वो क्या कर रहा होगा, इंटरेक्शन में होगा। तो पोलर एंड किधर है, दोनों पोलर एंड, एक पोलर एंड बाहर वाली साइड पर और एक पोलर एंड अंदर वाली साइड पे है। दरमियान में क्या है जी, हाइड्रोफोबिक एंड है। ये देख लें, हाइड्रोफोबिक टेल इसकी दरमियान में ऐसे मौजूद होती है, क्योंकि ये पानी से दूर भागती है। सेल को ऊपर से भी पानी फेस करना पड़ता है और साइटोप्लाज्म में तो है ही 70% वाटर, इस वजह से हाइड्रोफिलिक एंड टुवर्ड वाटर आ जाता है और हाइड्रोफोबिक पानी से भाग के दरमियान में क्या हो जाता है, छुप जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। यहां पर अगर मैं बनाऊं, ड्रा करूं, तो ये ग्रीन वाला चलें जी, कोलेस्ट्रॉल कर लेते हैं, और वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता और ये कहा जाता है तकरीबन 13% होता है क्या जी, कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसको स्टेबल करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे लो टेम्परेचर पर सेल ने सर्वाइव करना है तो उसकी जो परमिएबिलिटी है, जो उसकी प्लाज्मा या इलास्टिसिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल अहम रोल प्ले करता है। सो वी कैन से लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी में कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल है। उसके बाद आते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे मेरा एक अपना चेहरा है, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपको मेरे चेहरे वाला बंदा एज इट इज नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर। इसी तरह से हर सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स बोलते हैं। और ये सेल सरफेस मार्किंग ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल सिग्नलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सरफेस मार्कर होते हैं, सेल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा खून के सेल देख लेते हैं, आरबीसीज हैं, व्हाइट बीसीज हैं, बेसोफिल हैं, सिनोफिल हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं। अब ये सेल एक दूसरे से डिफर क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और वी कैन से ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड और वी कैन से सेल सरफेस मार्कर्स। और इवन दैट याद रखिएगा, एक सेल दूसरे सेल से क्या है, डिफरेंट हो, तो स्पीशीज में फिर इनका डिफरेंस ज्यादा होगा। इवन दैट अगर ह्यूमंस की अगर बात करूं, मेरे सेल सरफेस मार्कर किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, सेल की स्टैंप है, ऐसे समझ लें, सेल के थंब प्रिंट है, सेल के जो है ना वो बायोमेट्रिक्स हैं, ठीक हो गया। तो यहां तक आपको ये समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जनाब प्रोटीन्स। ये जी प्रोटीन्स आ गई हैं, प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन क्या करती हैं। अगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन वो करता हूं कि अगर सारी की सारी आपकी जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ लिपिड से मिलकर बनी होती, प्रोटीन इसके अंदर होती ना, तो क्या होता, जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ना जा सकते, वाटर मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर ना जा सकता, क्योंकि ये तो वाटर को रिपेल करती है। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं, जो पोलर हैं या वाटर है, ये इसके अंदर किसकी मदद से जाता है स्टूडेंट्स, इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से जाता है। क्योंकि ये प्रोटीन्स इसको सेमी पोरस बनाते हैं, छोटे छोटे सुराख इसके अंदर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, चैनल्स और गेट्स बोलते हैं। पहला हमारा यही है कि ये प्रोटीन्स जो है ना, ये हमारे पास आ जाते हैं चैनल्स। चैनल वो होता है जिसमें आसानी के साथ चीज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई से लो, ये हाई था अंदर वाली साइड पे तो ये बाहर लो था, हाई से लो चलेगी। इसी तरह से कोई और गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लो थी, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो ये बाहर से किधर आ गई, अंदर। ये डिफ्यूज कर गए हैं, ये इन्हीं पोर्स में से क्या कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। इनको गेट्स या चैनल्स का नाम दिया जाता है। बट यहाँ पर कुछ और चीजें भी मौजूद होती हैं जो चीजों को अंदर और बाहर लाने में हेल्प करती है। दीज आर कॉल्ड पंप्स। अब ये जो पंप्स होते हैं ये एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ लेकर जाते हैं, इसको बोलते हैं अप हिल, अपर ऊपर की तरफ लेकर जाना। और एटीपी को यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करेंगे। इसकी एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। ये करता है, सोडियम को अंदर लेकर आता है, पोटाशियम को बाहर लेकर जाता है। ये एक्टिवली काम कर रहा होता है, एनर्जी लगा के एटीपी की मदद से। तो हम कह सकते हैं कि ये अप हिल मूवमेंट करता है। क्या होता है अप हिल से मुराद क्या है कि ये पंप्स कुछ चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेकर आते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद है ज्यादा इर्तिकाज जो था ना उसकी तरफ लेकर जाना, कहां से, कम इर्तिकाज से। पहली वहां पर चीज ज्यादा है, ठूस के उसके अंदर जो है ना वो डाली जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वी कैन से कि सेल ट्रांसपोर्ट में ये प्रोटीन क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फिर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की एक ये एंड थी जिसको हमने डेंड्राइट का नाम दिया था। इसके ऊपर खास किस्म के ये रिसेप्टर्स लगे हुए थे,
ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस न्यूरॉन से कुछ खास किस्म के केमिकल्स निकलते हैं जो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है, वो इस जगह पर आके बाइंड करते हैं। सिमिलरली ये देख लें, ये आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स। तो यहां पर जब कोई चीज बाइंड करेगी तो ये सिग्नल नीचे भेजेंगे, यहां पर कोई चीज बाइंड करेगी तो ये सिग्नल नीचे भेजेंगे। तो सेल सिग्नलिंग में ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास हो गए रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंजाइम्स। सेल के पास बहुत ज्यादा एंजाइम होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एटीपी सिंथेज, इसका काम क्या है, एटीपी को बनाना। ठीक है। अब ये क्या करता है, एडीपी को पकड़ता है और किस में तब्दील कर देता है, एटीपी के अंदर। ये एनर्जी लो कंपाउंड है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये हमारे काम का नहीं होता, ये हमारे काम का होता है। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मेरा बच्चा क्या करता है, इसके अंदर अहम रोल प्ले करता है बहुत ज्यादा जो है वो एटीपी की सिंथेसिस में। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, बुक के अंदर सिर्फ एक ये मेंशन और आगे आप इसको पढ़ेंगे कि बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। और कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर चल रही होती है। जैसे ये मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। चले जी, ये कैरियर प्रोटीन है, ये लिपिड बाय लेयर के अंदर ही मौजूद है, दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। ये इसके अंदर ही मूव करती जाएगी। जब आप बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे और आप माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपके पास आते हैं मार्कर्स, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और एंड पर आता है एंकरेज प्रोटीन। ये जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है ये एंकर कर रही हैं, ये देख रहे हैं, ये वाली प्रोटीन, ये वाली, और ये ऐसे नीचे की तरफ। ठीक हो गया। ये ऊपर से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और ये साइटोस्केलेटन के साथ क्या होती है, एंकर होती है। और ये ऐसे जैसे पैबंद कर देना इस तरह करके, यानी कि प्रॉपर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और प्रोटीन को इसके अंदर एंकर करने में हेल्प करती है, जो उसकी शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ये आपके पास आ जाती है डिफरेंट प्रोटीन्स। आई थिंक सो कि इसमें अब हमारी चीज जो है ना वो रह कोई भी नहीं गई, सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी है प्यारे बच्चों। हाँ, अब आता है आपके पास कि इसके फंक्शंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन बाय वन हर चीज जो, ये देखो ये ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, ये अंदर प्रोटीन है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये मिलकर सेल सिग्नलिंग, सेल सरफेस मार्कर्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। अब यही वजह है कि हर सेल दूसरे से अलग है। अगर ये ना होता तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस ही ना हो पाता, एक जाइगोट से पूरे का पूरा इंडिविजुअल ना बन पाता मेरे प्यारे बच्चों। ये जो डिफरेंशिएशन हुई है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेल सरफेस मार्कर्स, और ये आपस में जो कम्युनिकेशन होती है इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थोड़ा सा कि परसेंटेज बाय वेट। जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनेली ज्यादा काम कर रही है उसमें प्रोटीन ज्यादा होंगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन्स भी क्या होंगी, ज्यादा होंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये है, इसको इस चार्ट को आपने देख लेना है। आगे मैं आपको बता देता हूं कि टेक्निक्स टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। सबसे पहले आता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये मैंने आपको बताया है। ये जो है ना टोपोलॉजी ऑफ सेल्स जो है, सॉरी, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर एसोसिएटेड प्रोटीन, कि ये जो प्रॉपर आपके पास है ना ये वाली जो है लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ये आपको जो है ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो बताती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ना वो क्या करती है, ऊपर से सेल मेम्ब्रेन जो सेल्फ सरफेस है ना अपर से, इसके ऊपर कौन कौन सी प्रोटीन्स क्या क्या चीज कैसे कैसे मौजूद है ये देखने में हेल्प करता है। उसके बाद कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज लेजर स्कैनिंग, ठीक है, एंड फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जब आप उसको पर्टिकुलर लाइट दें और वो चीज चमके। ठीक हो गया। टू क्रिएट शार्प एंड डिटेल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को किसी फ्लोरेसेंट डाई की मदद से क्या कर लिया जाता है, रंग कर लिया जाता है, फिर उस पर लाइट डाली जाती है और फिर वो पर्टिकुलर लाइट के अंदर वो स्ट्रक्चर जो है ना वो चमकते हैं। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फ्लोरेसेंस, ये आपको सर फिजिक्स वाले से तरीके से बता सकते हैं, इज यूज्ड टू हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इट्स इंटरेक्शन विद साइटोस्केलेटन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। अब ये जरा और डिटेल में जाने के लिए, ये जो प्रोटीन्स देखी गई थी ना जो कि साइटोस्केलेटन और इसके साथ जो प्रोटीन जिस चीज के साथ अटैच्ड है उसके लिए जो है ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली टेक्निक यूज की गई। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड्स टोपोग्राफिकल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एट हाई रेजोल्यूशन। अपर साइड से जो है वो अच्छे तरीके से मेम्ब्रेन को देखने के लिए इस्तेमाल की गई है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमिन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन। ठीक है। एक्सरे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसका सोर्स होते हैं तो वो बड़ी डेप्थ में जाके जो है ना वो चीज़ों को देखती है, तो इस वजह से इसके एटॉमिक, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन और प्रोटीन में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं वो देखने के लिए। उसके बाद आता है लिपिडोमिक्स,
ये क्या है? इन्वॉल्व्स द कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग टेक्निक मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री अगर आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक हो गया, तो इसमें लिपिड्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई किया गया है कि लिपिड का कंटेंट कितना और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिपिड्स मौजूद है। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर photo bleaching is used to study mobility and dynamics of membrane proteins and lipids। ये जो टेक्निक है इसमें ये प्रोटीन जो मैंने कहा इसमें मूव कर रही होती है, ठीक है, इसकी मदद से इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। और इट इन्वॉल्व्स ब्लीचिंग ऑफ फ्लोरिसेंटली लेबल्ड region of membrane with a laser and observing the recovery of fluorescence as bleached molecule move to into a area। पहले एक डाई के साथ उसको रन किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक केमिकल डाला जाता है ब्लीचिंग एजेंट, फिर उसकी मदद से उसके ऊपर डिफरेंट रेज डाल के उसकी जो है ना वो पिक्चर्स ली जाती हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह पर क्या कर रहा है। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।